हम बात कर रहे हैं डिकोडिंग अवर ऑन पर्सनालिटी। अब शब्द मैंने पर्सनालिटी यूज कर लिया है। थोड़ी गंभीर बात हो सकती है। अच्छा लगेगा आप लोगों को, हम सब गंभीर बात करने के आदी भी हैं ताकि बात गहरी हो, गंभीर हो। पर्सनालिटी शब्द मैंने यूज कर लिया है, पर पर्सनालिटी बहुत ठीक वर्ड मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम बात व्यक्तित्व की कर रहे होते हैं। तो अंग्रेजी में उसको हम पर्सनालिटी कह देते हैं। पर व्यक्तित्व से जितना बड़ा एरिया कवर हो रहा है, पर्सनालिटी उतना बड़ा रेंज कवर नहीं कर पा रहा। तो हम व्यक्तित्व वर्ड को ही यूज करेंगे। हमने बहुत सारी व्यक्तित्व विकास की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देखी होंगी। हम में से कईयों ने हो सकता है ज्वाइन भी करी होगी। स्कूलों कॉलेजों में उस पर फोकस भी रहता है। पर हम व्यक्तित्व को थोड़ा सा विचारने का प्रयास करें कि व्यक्तित्व का मायना क्या है, या उसको और थोड़ा सा रफली यूं देखें कि हम कैसे पहचाने जाते हैं। मतलब मैं जो समझता हूँ व्यक्तित्व का मतलब, हम कैसे पहचाने जाते हैं। आप ध्यान कीजिए कि आप अपने आसपास में जिनको भी जानते हैं, आपके परिवार में, मित्रों में, किसी लीडर्स में, या और कहीं पर, तो आप उन्हें कैसे जानते हैं। आप किस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या बात उनकी इमेज आपके भीतर बनाती है। और हम कैसे किसी के द्वारा पहचाने जाते हैं, हमें कोई किस रूप में पहचानता है। मेरे 10वीं 12वीं के परसेंटेज क्या थे, क्या वो मुझे याद है, या कोई मुझे उस रूप में जानता है। या जब मैं किसी को पहचानता हूं तो उसके क्या परसेंटेज थे उससे याद करता हूँ। या वो स्कूल में कितना ब्रिलियंट था, उससे मैं उसको पहचानता हूँ या रिकॉग्नाइज करता हूँ। या फिर वो, उसका वर्क प्रोफाइल क्या है या मेरा वर्क प्रोफाइल क्या है, उससे मैं पहचाना जाता हूँ या मैं सामने वाले को पहचानता हूँ। उसका डेजिग्नेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, वो डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है। अल्टीमेटली एक अंग्रेजी में कहावत हम कहते सुनते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पर मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। हमारे यहाँ पे कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो फर्स्ट इंप्रेशन, आपकी बोल चाल, आपका दिखावा, आपका डिजिग्नेशन, आपकी लग्जरी लाइफ वो हो सकती है। पर आप जब किसी के साथ में लंबे समय रहते हैं, लंबा समय गुजारते हैं, तो हमको रियल उसका पहचान पकड़ में आने लगती है ना। कोई लंबे समय तक नाटक नहीं कर सकता, कोई लंबे समय तक अनरियल रह नहीं सकता। हम रियल रिसीव करते हैं और हम रियल एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो वो जो रियल है, जिसको मैं कह रहा हूँ अंत भला तो सब भला, वो फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात में नहीं आता है। फर्स्ट इंप्रेशन में नाटक हो सकता है, ठीक है, लंबे समय में फिर नाटक एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम जैसे पहचाने जाते हैं और हम किसी को जिस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, वो एक तरीके से हम अपना व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कह सकते हैं। उसमें ना आपकी स्कूल रोल प्ले कर रही है, ना आपकी पोस्ट रोल प्ले कर रही है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप कोई प्रोफेशनलिस्ट हैं, तो आप जैसे लाख हैं। आप एडवोकेट हैं तो लाखों वकील हैं, आप डॉक्टर हैं तो लाखों डॉक्टर हैं, आप कोई इंजीनियर हैं तो लाखों करोड़ों इंजीनियर हैं। तो फिर आप उनमें कहाँ अलग हैं? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी आपको अलग बनाती है, आपका व्यक्तित्व आपको अलग बनाता है। मैं योग सिखा रहा हूँ, लाखों लोग योग सिखा रहे हैं, तो मैं कहाँ अलग हूं? तो वो मेरी बहुत यूनिक आइडेंटिटी है, आपकी बहुत यूनिक आइडेंटिटी है, और वो आपका व्यक्तित्व है। अब जब हम व्यक्तित्व को निखारने की बात करते हैं या हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमेशा हम बिहेवियर पे फोकस कर देते हैं और बिहेवियर पे काम करते रहते हैं। मैं बिहेवियर की बात बहुत सुपरफिशियल लेवल पे कंसिडर करता हूँ। आप बहुत प्रेम से बात करते हैं, आप बहुत गुस्सैल हैं, आप किसी से मिलते हैं तो बहुत अच्छे से उसको वेलकम कर लेते हैं, ये सब बिहेवियर के लेवल पर आता है। और बिहेवियर के लेवल पर आप नाटक कर सकते हैं, हम नाटक कर सकते हैं, लंबे समय तक कर सकते हैं, कोई गेज भी नहीं कर पाएगा कि ये मिल बहुत प्रेम से रहा है तो अंदर ही मुझे गाली बक रहा है, कि वास्तव में अंदर से प्रेम प्रकट हो। अभी के समय में हम इतना आर्टिफिशियल हो गए हैं, हो जाते हैं, कि सामने वाला गेस नहीं कर पाता। हाँ, पर मुझे पता रहता है हम अपने आप से चोरी नहीं कर सकते। या फिर जब हम लंबे समय किसी के साथ में रहते हैं, जब हम किसी ट्रिप पर जाते हैं, या फिर हम 10-15 दिन किसी एक फिक्स एनवायरनमेंट में रहते हैं,
तो वहां हम ओरिजिनल हो जाते हैं। जैसे मैंने कई ऐसे संगठनों के कैंप्स ज्वाइन किए हैं, होते हैं, जहाँ 20 दिन तक, 30 दिन तक आप लोग बहुत टफ एनवायरनमेंट में पूरे समय 24 घंटे साथ में रहते हैं। टफ एनवायरनमेंट है, टफ रूटीन है, कठिन दिनचर्या है। तो फिर वहां हम नाटक नहीं कर पाते, वहां पर हम रियल हो जाते हैं। जब कठिनाइयां आती हैं तब हम रियल हो जाते हैं, जब संघर्ष आते हैं तब हम रियल हो जाते हैं। तो संघर्षों में मैं क्या हूं, वही मेरा व्यक्तित्व है। परेशानियों में मैं क्या हूं, वही मेरा व्यक्तित्व है। अकेले में मैं क्या हूं, वही मेरा व्यक्तित्व है। हम जब अकेले में नहीं हैं, हम जब परेशानियों में नहीं है, हम जब सुविधाओं में हैं, तब हम पर्याप्त नाटक कर सकते हैं। करते भी हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे। पर हमारा चित्त नाम का जो फंक्शन है हमारे भीतर, उससे हमारी ये चोरी छुपती नहीं। और नाटक हम बहुत लंबे समय तक कर नहीं सकते। और जब हम नाटक कर रहे होते हैं, जब हम अपने आप से अलग बिहेवियर कर रहे होते हैं, तो हम अपने भीतर एक बड़ी सी खाई बनाते चलते हैं। मेरा स्वभाव गुस्से का है, पर मैं गुस्से को बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको टॉलरेट करता हूँ, तो मैं अपने भीतर एक बड़ी गहरी खाई क्रिएट करते जा रहा हूँ। मेरा स्वभाव झूठ बोलने का नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू कंडीशंस मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, तो बोलते 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 मैं अपने भीतर एक अपने आप से दूरी क्रिएट करते जा रहा हूँ। और होते होते ये हो जाता है कि मैं अपने आप से बहुत दूर चले जाता हूँ, मेरे रियल आई से, मेरे मूल व्यक्तित्व से मैं बहुत डिस्टेंस बना ले जाता हूँ। और वो पर्सनालिटी डैमेज हो जाती है, वो हमारा व्यक्तित्व का फ्रिक्शन हो जाता है, हम बिखर जाते हैं, हम टूट जाते हैं। कई बार वहां से लौटना पॉसिबल नहीं होता है, हम बड़े अजीब हो जाते हैं। कई बार हमें ही नहीं समझ में आता है कि ये क्या चल रहा है। हम बड़े दोहरे से डुअल कैरेक्टर के हो जाते हैं। तो इससे बचने की बहुत आवश्यकता है। और अभी का समाज जैसा है, उसमें हम अपने आप से ही धीरे धीरे बहुत दूर होते चले जाते हैं। हमें यही समझ में नहीं आता कि मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है। नाटक करते 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 हमें अपना ही रियलिटी, अपना ही व्यक्तित्व कई बार बहुत ब्लर हो जाता है। ये मैं क्या हूँ, मेरा रियल स्वभाव कैसा है, मेरी अपनी पहचान कैसी है, मेरी अपनी आवाज क्या है। मतलब आप अंदाजा नहीं कर सकते, कई लोगों की होते होते आवाज बदल जाती है, और वो अपनी आवाज तक भूल जाते हैं कि मेरी अपनी आवाज कैसी है। हम बड़ों में समझ नहीं पाएंगे, आप बच्चों में आराम से समझ पाएंगे। छोटे बच्चे आपके आसपास होंगे यदि, और यदि वो बहुत कार्टून देखने के शौकीन हैं, वो कार्टून देखते हैं बहुत ज्यादा, तो आप देखना बच्चे की आवाज बिल्कुल वैसी हो जाएगी जिस कैरेक्टर को वो बहुत ज्यादा देखता है। क्या आप लोगों ने इसको कभी नोटिस किया है? यदि कोई छोटा भीम देख रहा है बहुत ज्यादा, तो उसका एक्सेंट, उसका टोन, उसका लहजा, उसकी शैली पूरी छोटा भीम जैसी हो जाएगी। कोई डोरेमोन बहुत ज्यादा देख रहा है, तो उसका सब कुछ, उसका वाक्य विन्यास, मतलब उसकी वोकैब्युलरी तो ठीक है, उसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो डोरेमोन जैसे हो जाएगा। तो वो बच्चा होते होते अपनी रियल आवाज को खो देता है। तो वो इतनी छोटी उम्र में अपनी आवाज को खो चुका, अपनी पहचान को खो चुका। और हम तो काफी बड़े हो गए, तो हमने जाने क्या क्या खो दिया। तो जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो वास्तव में रियल आई की बात करते हैं। और जब हम रियल आई की बात करते हैं, तो वो हमें कहाँ पकड़ में आता है? वो वहां पकड़ में आता है जब हम किसी परेशानी में, जब हम किसी स्ट्रगल में हैं, जब हम किसी मुसीबत में या संघर्ष में। तो आप अपने सामने आईना रख सकते हैं खुद का, और आप देख सकते हैं कि जब कठिनाई आती है तब मैं झूठ बोलता हूँ कि सच बोलता हूँ। जब संघर्ष आता है तब मेरा बिहेवियर क्या होता है, मैं साहसी हूँ उस समय, या फिर उस समय मैं डरपोक हूँ। ऐसे हम बात कर सकते हैं कि कठिनाई आएगी तो मैं ऐसे बिहेव करूंगा, कोई परेशानी आएगी तो मैं ऐसे डील करूंगा, अगर कोई मेरे सामने ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसे उसको पीट दूंगा, कोई मेरे सामने तेज चल के बताए मैं उसको ठोक दूंगा। ये सारा हम बात कर सकते हैं।
पर व्हेन द स्ट्रगल्स कम्स, व्हेन द सिचुएशंस अराइव्स, जब परिस्थितियां आती हैं, तब हम वो नहीं बिहेव करते हैं जो हमने बोला होता है। तब हम वैसा बिहेव करते हैं जैसे हम होते हैं। ये कोट मैंने शेयर भी करा था कि हम वैसा बिहेव करते हैं जैसे हम होते हैं। अगर मैं बहुत मूल में, बहुत गहरे में किसी कारण से भयभीत हूं, किसी कारण से बहुत कमजोर हूं, किसी कारण से बहुत मेरे भीतर भय की भावना भरी पड़ी है, तो जब कोई संकट आएगा तो एक भयभीत आदमी कैसे रिएक्ट करेगा, मैं बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करूंगा। मैं उस समय साहसी नहीं हो सकता, चाहे मैं कितना बोल। यदि मैं बहुत ज्यादा स्वार्थी हूँ, मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, भले ही मैं बातें उदारता की, दान धर्म की बड़ी बड़ी करता हूँ, पर जब कोई अपोजिट कंडीशंस आती है, विपरीत स्थितियां आती है, तब एग्जैक्टली मैं वही बिहेव करूंगा जो जो मेरा स्वार्थ मुझे कहेगा। तब जो मैं बातें करता हूँ वैसा बिहेव नहीं करूंगा, तब मैं नेचुरल हो जाऊंगा, तब मैं बिल्कुल बिल्कुल रियल हो जाऊंगा, मैं न्यूड हो जाऊंगा। मैं आवरण अपना नहीं रख पाऊंगा, मेरा आवरण हट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो परेशानियां ही हमारी, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की रियल पर्सनालिटी को शो करता है, उसके रियल व्यक्तित्व को शो करता है। और जब तक कठिनाई नहीं आती ना, हम अपने आप को नहीं जज कर पाते, अपने आप को नहीं पहचान पाते। अब अपने आप को आप ध्यान कीजिए कि मैंने परेशानियों को कैसे डील किया है। मैं संकटों में बहादुर बन के निकला हूं कि मैं रोया हूं। मैं कठिनाइयों में सॉल्यूशन बनकर के सामने खड़ा हूं, या मैंने प्रॉब्लम को इंक्रीज किया है। ये मेरी पर्सनालिटी है। मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ, मैं कैसा चलता हूँ, मेरा कैसा ड्रेसअप है, मेरा कैसा मेकअप है, ये कोई सेंस नहीं रखता है, कोई बड़ा सेंस नहीं रखता है। इट मे बी फर्स्ट इंप्रेशन, बट इट इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। ये पहला इंप्रेशन हो सकता है, पर ये गहरा और लास्ट इंप्रेशन नहीं हो सकता है। मैंने क्या पहना है, क्या, कैसे मैं दिख रहा हूँ, कैसे मेरे बाल हैं, कैसा मेरा चेहरा, ये नथिंग मैटर, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता करता है अल्टीमेटली माई बिहेवियर, मेरा अपना जीवन, मेरी जीवन की वैल्यूज। और इन चीजों पर कि मैं बहुत साहसी हूं, मैं बहुत धैर्य वाला हूं, मैं बहुत बैलेंस्ड हूं। कठिनाई आने पर मेरा बैलेंस नहीं बिगड़ता है, मेरा संतुलन नहीं छूटता है, मैं गुस्सा नहीं हो जाता हूँ। ये मेरी पहचान। अपने आसपास आप देखिए ऐसे लोगों को कि कौन ऐसा है जो जैसे ही कोई अपोजिट कंडीशंस आती है और उसका बैलेंस बिगड़ता है, वो कंडीशंस को और बिगाड़ देता है। और कोई ऐसा होगा जो विपरीत स्थितियों में और ज्यादा बेहतर अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। वो अपने आप को समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ पर है ऐसे लोग, मतलब ऐसे सामने तारीफ करना बहुत अच्छी बात नहीं होती, पर प्रवीण दिख रहा है तो प्रवीण का किस्सा मुझे हमेशा ही याद आ जाता है। कोविड के टाइम में जिस तरह से उसने अपने दोस्त की, उसके परिवार की, उसके बच्चे की रक्षा की है, जो वो कर पाए, वो हमारा रियल आई है। मतलब वो बड़ा केस है, मैंने शेयर भी करा है कभी आप लोगों की बातचीत में उसको। तो ये हमारा रियल आई है कि प्रवीण ने बड़ी कठिन कठिनाइयों के बीच में जाकर के और अपने दोस्त को, जो कोविड में शांत हो गया था, उसके बच्चे का एक तरीके से रेस्क्यू किया है। गलत लोगों के हाथ में था, वहां से उसको निकाल के लाया है, सारी परेशानियां मोल लेकर। तो ये है कि कठिनाइयां हमने मोल भी ली और उसमें से रास्ता भी निकाला। तो मैं अपने आप को किस रूप में कठिनाइयों में प्रस्तुत करता हूँ, वो मेरा जीवन है, वो मेरा व्यक्तित्व है। और बड़ी समस्या ये है कि इस चीज की कहीं कोई तैयारी, कहीं कोई ट्रेनिंग, कहीं कोई समझाइश नहीं है। हमारे पूरे सिस्टम में, हमारे परिवार में, हमारे एजुकेशन में इस बात की तैयारी ही नहीं। क्योंकि जो जीवन है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हम तैयारी करते हैं नौकरी की, पर जरूरी नहीं कि मुझे नौकरी मिले। हम तैयारी करते हैं बिजनेस की, जरूरी नहीं कि वो बिजनेस चले ही। तो हम अनप्रिडिक्टेबल के लिए तैयार हैं ही नहीं।
हमारी लाइफ बहुत अनस्टेबल है, हम उसके लिए प्रिपेयर हैं ही नहीं। हमारा सिस्टम हमको एक फिक्स्ड फॉर्म में ले जाता है कि ये पढ़ाई, फिर एग्जाम, फिर अगली पढ़ाई, फिर एग्जाम, फिर उसमें पास, फिर उसमें मेरिट, फिर जॉब। ये एक हमारा फिक्स पैटर्न। तो जो हमारी पढ़ाई है उसमें कहीं हमें धैर्य की, साहस की, किसी की सहायता करने की, आगे होके संकटों को मोल लेने की, किसी की परेशानी अपने माथे लेने की ट्रेनिंग ही नहीं है। पूरी की पूरी ट्रेनिंग जिस बात की है वो कंपटीशन की है, वो कंपैरिजन की है। तो हमारा जीवन धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। मैं ना केवल बाहर वालों से compete और कंपैरिजन करता हूं, बल्कि मैं अपने घर में भी करता हूं compete और कंपैरिजन। और ना केवल घर में, बल्कि जो मेरे बहुत प्रिय हैं, मैं कई बार जाने अनजाने उनसे भी compete करता हूँ, कंपैरिजन कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपने आप को कितना कितना बिगाड़ लिया, कितना खराब कर लिया। तो हम जो हैं वो लगातार अपने आसपास के वातावरण से लर्न करते हैं। तब हमारा एजुकेशन सिस्टम, एकदम कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूँ, फिर भी मैं लगातार कटघरे में उसको खड़े करता हूँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक पैसे कमाने की पढ़ाई के लिए तैयार करता है, पर वो कहीं भी हमको साहसी बनने के लिए, धैर्यवान बनने के लिए, समस्याओं में से रास्ता निकालने के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहा। चलो ठीक है, हमारे स्कूल तैयार नहीं कर पा रहा। एज ए पेरेंट, हम यदि माता पिता हैं तो हम भी अपने बच्चों को उसके लिए तैयार नहीं कर पा रहे, या हम भी बचपन में हमारे माता पिता के द्वारा वैसे तैयार नहीं किए गए कि कठिनाइयों में से कैसे रास्ता निकाला जाता है, संघर्षों में से कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे किसी की आगे होकर सहायता की जाती। और अगर हम इन चीजों को कॉन्शियसली लर्न नहीं करेंगे तो फिर हमारा सिस्टम हमें जैसे बना रहा है, हम बाय डिफॉल्ट वैसे बन जाए। और वो हम कैसे बनेंगे, तो जो जो मैंने बहुत छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि वो, हमारा माता पिता का ध्यान नहीं है कि ठीक है ये इंगेज है कहीं पर अपने मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप में, हमारा पिंड छूटा। आपको पता नहीं बच्चा लगातार लर्न कर रहा है। हमें लग रहा है वो कार्टून देख रहा है, नहीं, उसकी प्रोग्रामिंग हो रही है। वो वैसा बोलना, वैसा चलना, वैसा बिहेव करना सीख रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बच्चे के टोन का दिया कि वो कार्टून की टोन को अडॉप्ट करता है। बिहेवियर में देख लीजिए आप कि कार्टून जैसे टॉम एंड जेरी है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें वो कैसे उठापटक करते हैं कि रोलर निकल गया तो वो पूरा चपटा हो गया, उसको उठा के दीवार में फेंक दिया। तो बच्चों को लगता है कि ऐसे फेंका जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है, ये उसकी लर्निंग हो रही है। डेली कैसी सॉफ्टनेस हैंडलिंग, ये वो लर्न नहीं करता जब वो ऐसा देखता है। तो ये बाय डिफॉल्ट जाने अनजाने हम लर्न करते हैं, और वैसा ही हमारा जीवन फिर होते चले जाता है कि हम केयरिंग नहीं है किसी के लिए। किसी को दीवार पे धक्का दे दिया तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठीक है, नॉर्मल बात, हमने देखा है ऐसा कार्टून टीवी में। या फिर हम अपने लेवल पे भी देख लें तो हम भी बड़े होकर के भी लगातार हमारा लर्निंग का सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहता है, हम सीखते हैं एटमॉस्फेयर से। अनजाने में ये प्रोग्रामिंग होती रहती है। जैसे मैंने कहीं अपनी क्लासेस में एग्जांपल दिया, यदि हम जिम जा रहे हैं, जिम का विरोधी हूं ऐसा बिल्कुल नहीं, पर जब आप जिम जा रहे हैं तो आप अनजाने में अपने आप की एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आप रिगोरियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कार्डियो कर रहे हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो हम बहुत अनकॉन्शियसली, बाय डिफॉल्ट, वायलेंट होने के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं। जाने अनजाने ये घटित हो रहा होता है। आप ध्यान करना कि जब हम जिमिंग कर रहे होते हैं तो हमें गुस्सा ज्यादा आएगा, हम शॉर्ट टेम्पर्ड होने लगेंगे। तो ये क्या हुआ, ये अनजाने नहीं हुआ, ये मैंने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करा है, लगातार ऐसी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करके, अपने आप को प्रोग्राम करके। तो हम जैसे प्रोग्राम करते हैं, सारी प्रोग्रामिंग हमारे ऑटोनॉमस सिस्टम में जा करके बाद में हमसे वैसा बिहेव करवाती है। अभी की क्लासेस बिहेवियर पे काम करती है, पर हमारा योग या हमारा दर्शन बिहेवियर पे काम कभी नहीं करता, वो उसकी रूट कॉज पे काम करता है। जैसे कोई ड्राइविंग सीखता है,
यदि किसी ने शुरुआत में बहुत खराब ड्राइविंग सीख ली कि थर्ड गियर में गाड़ी को खड़ी कर दी, थर्ड में गाड़ी उठाई, फिफ्थ गियर में ब्रेक लगा दिए, फिफ्थ में गाड़ी आगे, हो सकता है ऐसा भी, ऐसा नहीं कि आप फिफ्थ में गाड़ी को जीरो से आगे नहीं उठा पाओगे, उठा पाओगे। पर लर्निंग ऐसी कर ली तो वो लाइफ लॉन्ग वैसी गाड़ी चलाए। पर किसी ने भी लर्निंग प्रॉपर करी है कि हाँ मुझे रोकना है तो गियर गिराना, मुझे उठाना है तो फर्स्ट ही उठाना है, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग अनकॉन्शियसली भी वैसी ही गाड़ी चलाए। अब जब हम किसी को गुस्सा करते हुए देखते हैं तो हम उसके गुस्से पर बात करते हैं कि यार तू गुस्सा मत कर, तू चिढ़ मत, तू इरिटेट मत। और उसे भी लगता है कि हाँ मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे इरिटेट नहीं होना चाहिए। पर ये बिहेवियर मैटर है, इसको वो सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि वो सुपरफिशियल चीज को पकड़ रहा है, सुपरफिशियल उसका इलाज चाह रहा है कि ठीक है मैं गुस्सा कम करना चाह रहा हूं, पर वो कर नहीं पाता, क्योंकि पूरी साइकोलॉजी गुस्से को बहुत सुपरफिशियल लेवल पर पकड़ती है, या वो पकड़ती है तो उसका ब्लेम किसी और पे दे। यदि आप अभी किसी साइक्रेटिस्ट के पास में जाएंगे और आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो वो उस प्रॉब्लम का कॉज कहाँ ढूंढते हैं? आपके एनवायरनमेंट में ढूंढते हैं, आपके परिवार में ढूंढते हैं, वो आप में नहीं ढूंढते। आपको वो कंसोल करते हैं, आपको कटघरे में नहीं खड़े करते हैं। यदि आप बहुत गुस्सा करते हैं, यदि आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, यदि आप बहुत वायलेंट हैं, तो अभी के जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो निकालती है कि इनकी चाइल्डहुड में ये इवेंट घट गया इसलिए ये ऐसा है, या इनके साथ में ये कंडीशंस रही, सर्कमस्टांसेस रही, इसलिए ये ऐसा। मतलब अभी का साइकोलॉजी पैटर्न इतना खराब है कि वो रैपिस्ट के लिए भी एक कोई सॉल्यूशन ढूंढ लाते हैं कि इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको ऐसी कंडीशंस में। वो आतंकवादियों के लिए भी एक ढूंढ लाते हैं कि ये आतंकवादी इसलिए हैं क्योंकि गरीबी में है, क्योंकि इनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला। ऐसा हम नहीं मानते। हमारा दर्शन, हमारा योग, हमारी इंडियन फिलॉसफी ऐसा नहीं मानती। वो हमको और आपको कटघरे में खड़ा करती है, वो हमको और आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार करती है। यदि मैं गलत हूं तो मेरे माता पिता जिम्मेदार नहीं है उसके। हाँ ठीक है, एनवायरनमेंट मैटर करता है, हाँ ठीक है हमारी स्कूलिंग मैटर करती है, पर अल्टीमेटली मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी जो इमेज है, मेरी जो पर्सनालिटी है, उसके लिए मैं और केवल मैं जिम्मेदार हूं। यदि मैं गुस्सा करता हूं, उसके लिए कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। वेस्टर्न फिलोसॉफी या वेस्टर्न फिलोसॉफी मत कहिए, साइकोलॉजी क्या कहती है कि वो सामने कारण ढूंढ लेगी कि वो ऐसे हैं इसलिए आप ऐसे। हम ऐसा नहीं करते। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूँ कैसे हम खुद जिम्मेदार होते हैं और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकते हैं। यदि एनवायरमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है और यदि माता पिता और स्कूलिंग ही रिस्पॉन्सिबल है, पहले मैंने कहा कि हाँ वो रिस्पॉन्सिबल है, पर इवन आफ्टर दैट बहुत परेशानी वाली पेरेंटिंग, बहुत खराब पेरेंटिंग, बहुत खराब स्कूल होने के बाद भी यदि मैं अपनी जिम्मेदारी उठाता हूं तो मैं राइट ट्रैक को पकड़ सकता हूं और किसी भी समय पकड़ सकता हूं। प्रहलाद बहुत छोटा बच्चा था और उसके पिता हिरण्यकश्यप दैत्य थे और वो अपने आप को भगवान घोषित कर चुके थे, और उन्होंने सारे प्रयास कर लिए कि ये बच्चा अधर्म की राह पर चल पड़े। घर में, घर के बाहर में, उसके गुरुकुल में, कहा उन्होंने कोशिश नहीं करी, हर जगह कोशिश करी। पर उस बच्चे का यह था कि मुझे तो धर्म की राह पर चलना है, मुझे सत्य की राह पर चलना है। ये मेरे पिता हैं, पिता का पूरा सम्मान है, पर पिता की गलत बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो प्रहलाद ने अपनी जिम्मेदारी उठाई और बहुत खराब एनवायरनमेंट के बाद भी प्रहलाद भक्त प्रहलाद के रूप में जाने गए। उनके कारण भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो उसने खुद ने जिम्मेदारी उठाई। और कुछ सिमिलर कंडीशंस को अपन देखते हैं। कृष्ण माता पिता के पास नहीं थे, बचपन में त्यागे गए, जो भी स्थितियां थी विकट थी। कर्ण मां के पास नहीं रहे, बचपन में त्यागे गए, जो भी थी विकट स्थितियां थी। कर्ण को ऐसा नहीं कि जहां पे वो रहे राधा माँ के पास प्रेम नहीं मिला,
पर्याप्त प्रेम मिला। कृष्ण जहां पे रहे, पर्याप्त प्रेम मिला। पर कर्ण ने अपने भीतर एक कुंठा पाली, और उस कुंठा ने कर्ण को दुर्योधन के साथ में खड़ा कर दिया। कृष्ण ने अपने भीतर कोई कुंठा नहीं पाली, तो कृष्ण धर्म का नेतृत्व करने के लिए तैयार। विपरीत स्थितियां कर्ण के साथ भी थी, विपरीत कृष्ण के साथ भी थी, पर कृष्ण ने एक्सक्यूज नहीं पकड़े। कृष्ण भी ऐसा नहीं कि राजमहल में पले बड़े, कृष्ण भी गांव में ही पले बड़े, ग्वालों के बीच ही पले बड़े। पर कृष्ण का यह था कि मुझे धर्म की राह पकड़ना है, तो मुझे कहां जाना है। उन्होंने एक्सक्यूज नहीं ढूंढे कि मेरे भाई मारे गए, मैं अभावों में रहा, मैं माता पिता द्वारा त्यागा गया, जो मेरे माता पिता हैं वो मेरे नहीं है जेनेटिकली। एक्सक्यूज नहीं पकड़े कृष्ण ने, उन्होंने अपनी राह बनाई। कर्ण ने एक्सक्यूज पकड़े, पूरे समय कुंठा में रहे, वीर होकर भी, दानी होकर के भी अधर्म की तरफ खड़े रहे, तो जीवन किसी काम का नहीं। एक पुष्पा फिल्म आई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो। उसका जो हीरो है पुष्पा, वो डिफेक्ट पर्सनालिटी का है, और उसने उसके उसकी माँ को पिता द्वारा त्यागा गया, धिक्कारा गया। माँ जो थी, उसको बताया ऐसा गया है कि वो उनकी सेकंड मदर, मतलब सेकंड वाइफ थी, या रखेल जैसी कुछ थी। और इस कारण से पुष्पा चोरी में चला गया और डॉन बन गया और स्मगलर बन गया। तो उस पूरी मूवी में पुष्पा को जस्टिफाई किया गया, उसकी बुरी आदतों को, उसकी स्मगलिंग को, उसकी चोरी को जस्टिफाई किया गया। कैसा क्यों है? क्योंकि त्यागा गया ही। ऐसी सेम कहानी एक आती है हमारे यहाँ पर, सत्यकाम नाम के एक ऋषि की। सत्यकाम बड़े ऋषि हुए, उन्होंने वेदों में श्लोक लिखे हैं, सत्यकाम। और जो सत्यकाम थे, इनकी जो माँ थी, इनकी माँ का नाम जाबाला था। और जो इनकी माँ थी, वो उस समय, अभी के शब्द में हम प्रोस्टिट्यूट कह लें, उस समय वो नगर वधु ऐसा कह लें, उस रूप में थी। तो सत्यकाम जब गुरुकुल जाने के लिए थे, तो गुरुकुल में पूछा कि पिता का नाम और गोत्र बताइए। इन्हें नहीं पता था। तो ये माँ के पास जाते हैं और माँ से बोला कि गुरुकुल में पूछते हैं कि गोत्र बताएं, पिता का नाम बताएं, तो मैं क्या कहूँ? तो माँ कहती है कि तू कह देना कि मेरी माँ ने अनेक पुरुषों की सेवा करके मुझे प्राप्त किया है, तो मुझे अपने पिता का नाम नहीं मालूम, पर मेरी माँ का नाम जबाला है। और जब वो गुरु के पास जाता है, तो गुरु को यही कहता है। तो गुरु कहते हैं कि तुम्हारी माँ सत्य को धारण करने वाली, तुम भी सत्य को धारण करोगे, तुम निश्चित रूप से गुरुकुल में अध्ययन करने के योग्य हो। और वो बड़े ऋषि बनते हैं सत्य का। तो एक स्मगलर बना पुष्पा, और एक बड़े ऋषि बने सत्यकाम। दोनों ही हमारे लिए कहानी या मूवीज में से निकाले गए कैरेक्टर हैं, पर सत्यकाम रियल कैरेक्टर हैं। उनकी तो रचनाएं हैं, उनके तो मंत्र और श्लोक। इन उदाहरणों से, कृष्ण, कर्ण के, प्रहलाद के, सत्यकाम के उदाहरण से मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी, मेरी पर्सनालिटी की, मेरे व्यक्तित्व की। हम अपने माता पिता पे, स्कूल पे डाल दें, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि हम एज ए पेरेंट अगर ठीक जिम्मेदारी निभा लेंगे, तो हमारे बच्चों को हम एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बना पाएंगे। पर अगर हमारे माता पिता वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाए, या हमारी स्कूल हमें वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाई, तो भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन चीजों को, जो व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं, जो रियल पर्सनालिटी होती है, वो पर्सनालिटी जो कठिनाइयों में, संघर्षों में, विपत्तियों में डिस्टर्ब नहीं होती, इम्बैलेंस नहीं होती। मैं बोलता हूं कि मैं सत्य आचरण करता हूं, पर जब मैं मुश्किल में फंसता हूं तो मैं झूठ बोल देता हूं। ये नाटक की बात नहीं कर रहा हूं, कि मैं मुश्किलों में भी सत्य बोल देता हूं। कि जब मैं कठिनाई में हूं, तब मेरा धैर्य नहीं छूटता। जितना बड़ा संकट है, उतना ज्यादा मैं धैर्यवान हो जाता। तो ये मेरी रियल पर्सनालिटी। और ये जो रियल आई है, ये हम से छुपता नहीं है। ये आप तो जानते ही होंगे कि मेरा रियल आई क्या है। उस पर काम करने की बहुत ज्यादा नीड है। इसलिए है क्योंकि उसी से मेरा जीवन चलता है, उसी से हमारा जीवन चलता है।
10वीं में कम नंबर आएंगे तो जीवन में संकट नहीं खड़ा होगा। हमारी जॉब लाख रुपए की बजाय 50,000 की हो जाएगी तो बड़ा संकट नहीं खड़ा होगा। पर कठिनाइयों में मैं संतुलन नहीं रख पाऊंगा तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। जहां प्रेम से रास्ता निकलता है वहां मैं गुस्सा करते रहूंगा तो मेरा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। परिवार में प्रेम के बजाय कलह होगा तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा। तो पर्सनालिटी हमारे भीतर के गहरे हम कैसे बिहेव करते हैं वो वाला तत्व है, ना कि मैं कैसे दिखता हूं वो एलिमेंट। और इन चीजों पर हमें काम करने की बहुत नीड और हमें काम करना चाहिए। हम जब अपने आप पर काम करने का प्रयास करें तो उसके लिए है हमारे पास टूल, ऐसा नहीं कि नहीं है, और हम जब चाहें तब उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। पर सबसे पहली नीड ये होती है कि हम पता तो कर लें कि मैं कहाँ खड़ा हूं। कहीं मैं अपने आप को तो नहीं झूठ कह रहा हूं, कहीं मैं अपने आप को तो नहीं भलावे में रख रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं तो सच ही बोलता हूँ, नहीं नहीं मैं तो बहुत धार्मिक आदमी हूँ, अरे नहीं मैं तो बहुत साहसी आदमी हूँ। हमें कम से कम अपने आप को इस झूठ से निकाल लेना चाहिए। हम यदि अपने आप को सच कह दें, अपने भीतर के सच को स्वीकार कर लें, तो वहां से हमारी आगे की यात्रा शुरू हो सकती है। और वो बहुत अद्भुत तरीके से होती है, और वो इतनी सुंदर होती है हमारे परावर्तन की, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा कि डाकू वाल्मीकि भी महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। हम लोग भी डेविल से डिवाइन की जर्नी पर चल पड़ते हैं। ये कोई बहुत इम्पॉसिबल चीज नहीं है, पर बहुत जरूरी चीज है कि मैं अपने व्यक्तित्व के साथ में अपने आप को भ्रम में ना लूं। होता यह है कि जिन बातों से जीवन चलता है, हमारी वैल्यूज से, उन पर कोई ध्यान देने को तैयार ही नहीं। ना हमारी स्कूल, ना सिस्टम, ना सोसाइटी, ना हमारे माता पिता। पर जीवन में वही चीजें पग पग पर हमारे काम आती, हर क्षण हमारा साथ निभाती है। आप देखिए ना, एक ही परिस्थितियों में दो लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं। हमारे घर में ही एक ही स्थिति में कोई शांति से रास्ता निकाल लेता है, एक ही माता पिता के दो बच्चों में कोई शांति से रास्ता निकालता है और कोई स्थितियों को और ज्यादा वर्स कर देता है। तो मैं कहाँ खड़ा होना चाहता हूँ, मुझे वो डिसाइड करना है और मुझे उसके लिए प्रयास करना। हम कुछ हजार रुपए, कुछ लाख रुपए महीने कमाने वाली नौकरी के लिए कितना इनपुट देते हैं, आप थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाइए। हमने 12 साल पढ़ाई करी, 3 साल उसके पहले प्ले स्कूल नर्सरी मान लीजिए, तो 12वीं तक, 12th तक हमने 12 और 3 15, 3 ग्रेजुएशन, 15 3 18, 2 PG, 18 और 2 20, फिर नौकरी की सर्चिंग 21 22, PhD कर ली तो और थोड़ा 4 5 साल। मुस्कुरा रहे हैं PhD करने वाले। तो इतना करने के बाद में अल्टीमेटली मैं कहाँ पहुंचा हूं। ये सब इनपुट्स किस बात के हैं? इतनी एनर्जी, इतना पैसा और इतना टाइम मैंने मैंने किस चीज के लिए दिया है अल्टीमेट? कुछ लोगों का नॉलेज के लिए है, उसको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पर मैक्सिमम कुछ पैसों के लिए। जितना भी अमाउंट हो, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख पर मंथ जो भी हो, पर अल्टीमेटली वो पैसों के लिए है। पर बहुत संपन्न लोगों के यहाँ भी यदि भीतर शांति नहीं है तो जीवन तो खराब ही। पर उतनी एनर्जी, उतना समय, उतना एफर्ट्स मैंने अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को इन वैल्यूज को ऐड करने के लिए नहीं दिया। पैसे कम होंगे चलेगा, पर जीवन में यदि बेचैनी होगी, अशांति होगी, तो कोई आनंद नहीं। आप अपने आसपास ऐसे बहुत लोगों को देखेंगे जो पूरे समय बेचैन। आप देखो वो मोबाइल नहीं छूट रहा है, आप उनको बोले कि कुछ देर तो रख दे मोबाइल, तो वो मोबाइल रख देंगे, पर शांत तब भी नहीं रहेंगे, वो पेन पकड़ के कुछ करेंगे। आप बोल दो भैया इसको तो छोड़ दे, तो चलो पेन छोड़ देंगे,
वो अपने ड्रेस को पकड़ के उसका धागा खींचते रहेंगे, वो छोड़ दे तो नाखून को कुछ कुछ करते रहेंगे। मतलब शांत बैठना ही नहीं है, इतना इनबिल्ट है कि कुछ एक्टिविटी चाहिए। तो ये क्या घटा उनके भीतर, जीवन में होते होते उन्होंने अपनी पर्सनालिटी में, अपने भीतर बेचैनी को इतना इनबिल्ट कर लिया कि 2 मिनट शांति से बैठना उनके लिए सबसे कठिन काम। 2 घंटे स्क्रॉल करने में कठिनाई नहीं है क्योंकि माइंड इज एंगेज, पर 2 मिनट शांति से बैठना सबसे कठिन काम हो जाए। और जब हम शांति से बैठते हैं तब आपके भीतर आप प्रकट होते हो। जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप मौन हो जाते हैं, जब बाहर की आवाजें बंद हो जाती है, तब आप आप हो जाते हो। तब आपके भीतर की सुंदरता, आपके भीतर के गुण निखर के आपके सामने प्रकट होते हैं, तब आप होते हैं। तो हम कोशिश तो करें कि मुझे अपनी जर्नी में यहाँ खड़ा हूं, यहाँ से शुरू करनी है और इस डायरेक्शन में जाना है। आप वैल्यूज डिसाइड कीजिए कि मुझे, मैं साहसी हूं कि नहीं हूं। नहीं हूं तो मुझे इस दिशा में बढ़ना है। आप कर सकते हैं अपने आप को प्रोग्राम। मैं उदार हूं या नहीं हूं। बोलने को लोग बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि मैं बहुत उदार हूं, मैं ये दे दूं वो दे दूं, पर जब वास्तव में देने की बारी आती तो मन अंदर से छोटा हो जाता है। देने में बड़ी कठिनाई होती है। तो क्या मैं सच में दे सकता हूँ? मैं उदार हूं या मैं बहुत कंजूस हूँ? मैं बड़े मन का हूं या मैं बहुत छोटे मन का हूं? मेरा मैं कितना बड़ा है? जब मैं अपना सोचता हूँ तो केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सोचता हूँ या मेरे पेरेंट्स भी इंक्लूड हैं? मेरा मेरी मेरी बहन, भांजे भांजे भी इंक्लूड्स हैं, या फिर मेरे मोहल्ला भी इंक्लूड है, या मेरा समाज भी इंक्लूड है? मेरा मैं का दायरा कितना बड़ा? मैं किसके लिए कठिनाई उठा सकता? ये इन चीजों को हमें तभी समझ में आती है जब हम स्ट्रगल्स में, कठिनाइयों में, संकटों में जाते हैं। तब हमको ये समझ में आता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। और वहां से यदि आप अपनी व्यक्तित्व को निखारने की जर्नी शुरू करना चाहें तो कर सकते। अब योग इस पर्सनालिटी को किस रूप में देखता है? कोई गुस्सा कर रहा है, कोई बहुत आलसी है, कोई बात बात पे चिढ़ जाता है, तो योग ये नहीं कहता कि ये गुस्सेल है। योग ये कहता है कि इसमें बहुत तमस भरा हुआ। कोई बहुत हाइपर है, कोई बहुत ज्यादा स्पीड में रहता है, किसी को बहुत ज्यादा मैं को दिखाने की पड़ी हुई है। तो हम ये नहीं कहते कि ये बहुत हाइपर है। जो वेस्टर्न वर्ड्स हैं कि ये हाइपर हैं, ये ए पर्सनालिटी है, योग ये नहीं कहता। योग या हमारा दर्शन कहता है कि इनमें रजस एलिमेंट बहुत ज्यादा प्रभावी। तो योग पर्सनालिटी को रज, तम और सत्व की कैटेगरी में खड़ा करता है। और जब हम योग की जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में अपने व्यक्तित्व को तमस से रज और रजोगुण से सतोगुण की ओर शिफ्ट करते हैं। इन गुणों की डिटेलिंग पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं, पर इनका ब्रीफ देता हूं। हम इन तीनों गुणों के कॉम्बिनेशन से बने हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है ये सांख्य दर्शन का वर्ड है। वास्तव में हमारे जो षड दर्शन है उसमें एक सांख्य दर्शन है, और सांख्य दर्शन पर ही हमारी गीता जी बेस्ड है, हमारा योग दर्शन बेस्ड है। तो सांख्य के वर्ड्स हैं ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण हमारे भीतर खेल खेलते हैं और ये तीनों गुणों से हम बनते हैं। तो हम हमें क्या गुण हमें चला रहा है, क्या गुण हमें हमारे ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है? कृष्ण जी भी कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गीता में वो कहते हैं। तो गुण ही गुण में खेल खेल रहे हैं। तो क्या गुण ड्राइविंग फोर्स पर बैठा हुआ है, वो हमें चलाता है। जब रजोगुण हावी है, ये जब तमोगुण हावी है, तमस में हम भरे पड़े हैं, तब भयंकर आलसी रहेंगे। हमें हिलने में भारी कष्ट होगा। कोई हमें टोचता भी रहे तो हम बोलेंगे कि अरे अभी 2 दिन बात कर लेंगे, 3 दिन बात कर लेंगे। हम अपने किसी काम को टालने की यथासंभव कोशिश करेंगे। अब कोई कहेगा आलसी है, आलसी है, हम भी मान लेंगे आलसी है, पर योग कहेगा तमस भरा पड़ा है।
और योग उसका उपाय सुझाएगा तमस को ब्रेक करने का। योग टोचेगा नहीं, मतलब योग का जो अप्रोच है, जब हम योग के थ्रू अपनी पर्सनालिटी के करेक्शन पर काम करते हैं, तो योग आपको टोचता नहीं है, इरिटेट ही नहीं करता है। योग ये नहीं बोलता है कि उठो भैया आलस छोड़ो, जैसे पापा मम्मी बोलते हैं। योग आपको इरिटेट नहीं करता। योग एक्टिविटीज के थ्रू आपके भीतर के तमस को ब्रेक करता है, और जब तमस टूटता है आप ऊर्जा से भर जाते हो। जिन लोगों ने कभी 40 सूर्य नमस्कार एक सेशन में किए होंगे, किए हैं आप में से कुछ ने, मेरे साथ भी किए हैं, तो जब 40 सूर्य नमस्कार हम क्रॉस कर देते तो भीतर एनर्जी ऐसे है ना, स्पार्क होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब और क्या क्या काम कर। तो ये योग की एक्सरसाइज आपको, योग के आसन आपको तमस को ब्रेक करके रजस में शिफ्ट कर, एक्टिवेशन शुरू हुआ, हमारा आलस टूटा, हमारी नींद टूटी। तो जो ये कुछ कुछ चीजें हैं, आपका डार्क साइड है, नींद है, आलस है, प्रमाद है। प्रमाद भी एक बहुत अच्छी चीज है। आलस के एडवांस स्टेज प्रमाद कहलाती है। प्रमाद है आपका, अ, और बहुत ज्यादा सोना है, आपका जड़ बने रहना, ये तमस की कैटेगरी में आता है। ऐसा नहीं कि हमें तमस विहीन होना है, तमस चाहिए, थोड़ा चाहिए। फिर हम रजस में शिफ्ट होते हैं, एक्टिवेशन हमारा बढ़ता है। अब जो लोग हाइपर एक्टिव हैं, जो लोग शांत बैठने को ही तैयार नहीं, उन्हें दिन में 10 काम चाहिए, और वो तो एक्टिव रहेंगे, अपने पास वाले को भी शांत बैठा तो उनको परेशानी होती है। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो हाइपर एक्टिव रहते हैं, उनके साथ वाला यदि स्लो है तो ये परेशान होता है कि ये क्यों इतना स्लो, ये क्यों इतना धीमा खाना खा रहा है, ये क्यों इतना धीरे चल रहा है। तो जो हाइपर एक्टिव है उनकी ये परेशानी है अलग। तो जो हाइपर एक्टिव है वो रजस तत्व उनके भीतर जाता है। तो वहां पर योग क्या बोलता है, योग उनको स्लो करने का नहीं बोलता। हम आसन करते हैं ऐसे जो होल्डिंग्स पर ध्यान देते हैं, हम प्राणायाम करते हैं वैसे जो मन को शांत बिठाते हैं, और धीरे 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 वो अपने आप व्यक्ति जो है वो स्लो डाउन होने लगता है, वो फोकस्ड होने लगता है, वो डीप होने लगता है। क्योंकि जब हम बहुत स्पीड में होते हैं ना, तो आपने देखा होगा कई लोग चाह करके भी धीरे खाना नहीं खा सकते हैं, धीरे चल नहीं सकते, शांत बैठ नहीं सकते। तो ये क्या है, ये क्या है? आप उनको बोलोगे ना कि भैया थोड़ा तो, थोड़ी शांति रख, धीरे बैठ। कोई आपसे 2 घंटे बाद मिलने आने वाला है, तो आप सोचो कि 2 घंटे बाद वो मिलने आएगा तो तब तक शांत बैठ लो। वो शांत नहीं बैठेंगे, बेचैनी बनी रहेगी। ये बेचैनी क्या है, ये आपके भीतर का रजस एलिमेंट ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, वो आपको शांत रहने नहीं दे रहा है। तो योग सॉल्यूशन देता है। योग क्या करता है, रजस को अ, आसनों के माध्यम से सत्व की ओर शिफ्ट करता है। और जब आप सत्व में शिफ्ट होते हैं तो वास्तव में आप अपने आप में शिफ्ट होते हैं। आप, जो सत्व गुण है, जो सत्व गुण है वो लाइट है, वो प्रकाश है। जैसे मैं इस कमरे में अंधेरा कर दूं, अभी आपको दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, पंखा दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है, फोटो दिख रही है, और कुछ दिख रहा है, फर्नीचर। अगर लाइट ऑफ कर देंगे तो सब है, यहीं पर है, मैं भी हूँ, सोफा भी है, पंखा भी है, दीवारें भी, सब है, पर कुछ दिखेगा नहीं। तो जब हमारे भीतर सत्व गुण आने लगता है, थोड़ा बहुत वो एक्टिवेट होने लगता है, तो वो ना प्रकाश की तरह आपको चीजें दिखने लगती। जो हम ज्ञान के बारे में बोलते हैं ना कि ज्ञान हमारे भीतर से प्रकट होता है, रिवील होता है, बाहर से नहीं आता है ज्ञान कहीं भी। बाहर से वो मीडियम बन जाता है, पर अल्टीमेटली ज्ञान भीतर से ब्लिंक होता है। तो जब भीतर सतोगुण आने लगता है तो प्रकाश आता है हमारे भीतर, और चीजें, जैसे इस कमरे में लाइट बंद कर दूंगा चीजें गायब हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगी है, लाइट ऑन होगी चीजें दिखेगी सारी। तो ऐसे ही जब सतोगुण में हम शिफ्ट होते हैं तो आपको चीजें दिखने लगती है, आपको आप दिखने लगते हो, आपको लोग दिखने लगते हैं, आपको लोगों के बिहेवियर के पीछे का कॉज पकड़ में आने लगता है, आपको चीजों के पीछे की थ्योरी पकड़ में आने लगती है, आपके भीतर प्रकाश पैदा हो जाए। आप चीजों को सुपरफिशियल लेवल पे नहीं देखते हो, आप उनके गहरे उतर जाते हो। कोई जो व्यवहार कर रहा है आप उसकी रूट पर पहुंच जाते हो। आपने कई लोगों से देखे होंगे कि वो जब कोई बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ओ, इन्होंने कितनी गजब बात की थी, हमें तो ये पता ही नहीं था। तो उसने पढ़ के नहीं बोली है,
उसके भीतर वो प्रकाश है, जाने अनजाने वो प्रकाश उन्हें वो साइड दिखा देता है। तो ये जब योग से हम पर्सनालिटी पर काम करते हैं तो अपने तमस को ब्रेक करके थोड़ा डायनेमिक होते हैं, रजोगुण में आते हैं, एनर्जाइज करते हैं अपने आप को। जब आप तमस को तोड़ोगे, रजस में आओगे तो आप साहसी बनोगे। और जब आप तमस को रजस को भी ब्रेक करके सत्व में शिफ्ट होने लगोगे, तब आप शांत होंगे, आप स्थिर होंगे, आप दीप हो। इन चीजों की पढ़ाई है नहीं, पर यही चीजें जीवन को चला रही। आप उसको जानते हैं या नहीं जानते अलग मैटर है, पर चलाती यही चीजें जीवन को है। आप जानेंगे, आप उस पर काम करेंगे, तो हमारा जीवन, हमारे आसपास का वातावरण हम और बेहतर कर पाएंगे। तो हम इतनी बातों को अभी हमने इस सेशन में लिया कि हमारी रियल पर्सनालिटी, जिसको मैंने व्यक्तित्व कहा, वो क्या है। कि जो मेरा रियल है वो तब आता है जब मैं संकट में होता हूँ, जब मैं परेशानियों में होता हूँ। ये जो मेरा रियल है ये बनता है वातावरण से, परिस्थितियों से, स्कूलिंग से, पेरेंटिंग से। पर ये हम चेंज कर सकते हैं। अल्टीमेटली मेरी जिम्मेदारी मेरे हाथ में होती है, और मुझसे अच्छा मुझे कोई नहीं जानता। तो मेरा सच झूठ, मेरा नाटक मैं तो जानता ही हूँ। यदि मैं नाटक नहीं करूं और मैं अपने आप को चेंज करना चाहूं, मैं भय से निर्भय की ओर जाना चाहूं, मैं झूठ से सत्य की ओर जाना चाहूं, मैं अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना चाहूं, तो मैं जा सकता हूं। मैं अधीरता से शांति की ओर जाना चाहूं, तो मैं जा सकता हूं। और ये पॉसिबल है योग के थ्रू। ऐसा नहीं कि केवल योग के थ्रू, बहुत सारे माध्यम जो आपको सूट करें। पर हाँ, मेरी जानकारी में से जो भी माध्यम है वो सारे इंडिक। आप नृत्य से, गायन से, वादन से, मूर्ति बनाकर जो चीज हमें गहरे उतार दे, उस चीज के थ्रू अपनी पर्सनालिटी में करेक्शंस कर सकते हैं। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। पर ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लाइक हम कोई आर्ट बना रहे हैं वैसे। ये मोटिवेशन से नहीं होता, ये स्पीड में नहीं होता, ये शांति से होता है, ये गहरे से होता है, और ये बहुत पक्के में होता है। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। यदि इस विषय के आसपास कोई क्वेरी है, कोई बात है, तो वो थोड़े समय में हम लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि विषय आप तक पहुंचा होगा तो मैं पहुंचाना चाह रहा था। और मुझे अच्छा लग रहा है कि काफी चेहरे मुझे दिख गए वापस। मैंने कहा था कि हम एक छोटा गैप कर रहे हैं, पर हमने लंबा ब्रेक करा। जी, कोई यदि कुछ इस विषय के अकॉर्डिंग कोई बात ठीक समझ में नहीं आई हो या और कुछ पूछना चाहे तो वो जरूर से पूछें। मैं बोलना चाहूंगी, जैसे हाँ कृष्ण परिता। बाबा। हाँ, अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, जो है थे वो सॉल्व हो गए आपकी बातों से। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि घर में कौन कौन के व्यक्तित्व पर मुझे काम करना है अभी वेरी मैं गुड। अकेली हूँ, वेरी गुड। सब लोग अपने काम पे है सो आई वर्क विथ माय हस्बैंड एंड किड्स फॉर दैट, सो थैंक यू। वाह। परिता बाहर है, अभी कैलिफोर्निया में है, और है ना। आकाश और अभिषेक है। ठीक है, बात पहुंची। हाँ अभिषेक। या हाँ अभिषेक। इंदौर में आई मीन कोविड के समय पे आपका फर्स्ट योगा क्लास ज्वाइन किया था। मेरा मित्र है अंकित कस्तूरे करके, उसने आपका डिटेल दिया था देवास में। बेसिकली आई बिलोंग टू देवास, तो काफी समय बाद आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। बीच में कनेक्ट हो गया था, तो अभी आपका सेशन सुना। सर एक दो डाउट है। जी। आपने जैसा स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे थोड़ा कि सा आपका वो ऑडियो और पास में कर लीजिए माइक में। अभी आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। एक डाउट है सर।
आपने जी बोला कि हम क्या बोलते हैं, मतलब आदमी अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, या वो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है और हाँ अंदर से अलग होता है। तो कुछ समय पे जैसे कोई आदमी बाहर जाकर झूठ बोल रहा है, या अपने जो उसका वास्तविक जो पर्सनैलिटी उसको नहीं बता रहा है, हाँ ठीक है, और वो उस कारण से अपने आप को खुद के बीच में खाई करते चले जाता है, गैप करते चले जाता है, राइट। हाँ लेकिन मेरा ये मानना है कि सर, आज का जमाना भी तो वैसा ही है सर, वही तो रिक्वायरमेंट है आज। आप भी जानते हैं कि सच बात सबको सुनने में कड़वी लगती है। अगर आपके रिश्तेदार में आज अपने, दूर की बात छोड़ो, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को अगर सच बोल दिया जाए, उन्हें डांटा जाए या कुछ उनको कमी दिखाई जाए, पड़ोसी को दिखाई जाए, तो वहीं झगड़ा हो जाता है। उससे तो बड़ी हमें वहां पे झूठ बोलना ही पड़ता है। तो ये तो मतलब आइडियलिस्टिक बात हो गई ना। आइडियल आइडियल आज का एग्जिस्ट ही कहाँ करता है, तो आप इस बारे में बताइए। चलिए ठीक है। अभिषेक, थोड़ा सा ये अंतर हो गया कि आप बात कर रहे हैं अपने औरों के बारे में, और मैं बात कर रहा हूँ अपने बारे में। ठीक है, कि सामने वाले को उसका सच बताते हैं, मैं अभी वो मैं बात भी नहीं कर रहा। फिर से बोलिए। मैं भी उसी के बारे में बात करूँ सर। मतलब अगर मुझे, मैं अपने, एक्चुअली मेरा पर्सपेक्टिव अपने आप से ही है हाँ कि मुझे, मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझे कुछ और मुखौटा पहन के जाना पड़ता है, मुझे और कुछ बोलना पड़ता है जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, या मुझे ऐसा रिएक्ट करना पड़ता है जैसा मुझे, जो मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है जमाने की, वो बाहर की रिक्वायरमेंट है, वो दुनिया की रिक्वायरमेंट है कि ऐसा बिहेव करो तो ऐसा होगा, आपका अच्छा होगा या बुरा होगा। नहीं, बात काफी बड़ी है जो आप कह रहे हैं, पर उसमें जितना मैं समझ पा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ उसके हिसाब से। जो भी कंडीशंस है उसमें सामने वाला ऐसा कह रहा है इसलिए मैं ऐसा कह दूं, या मैं ऐसा कहूंगा तो वो ऐसा कह देगा, जो मैं चाह रहा हूँ वैसा कराने के लिए मुझे ये कहना ही पड़ेगा। तो ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अपना बिहेवियर मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर एक संकट में रास्ते निकालने के 50 तरीके। अगर हमको लग रहा है कि घर में सच बोलने से संकट है, तो ठीक है, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं वो है जब चीजें वर्स्ट होने की स्थिति में है, काफी बिगड़ने की स्थिति में है। पर मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ कि यदि परिवार में संवाद है, यदि मित्रों में संवाद है, सोसाइटी में, हमारी कंपनी में संवाद है, कम्युनिकेशन है, तो स्थितियां ऐसी आती नहीं। अभी समस्या ये है कि संवाद नहीं होते हैं परिवार में, और संवाद जो होते हैं वो बहुत व्यवस्थाओं के होते हैं, और फिर मन में भरते भरते स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जब हम बोलते हैं तो फटती हैं। हम सामने वाले को आईना दिखाते हैं, वो हमें आईना दिखाते हैं, तो हम स्वीकारते हैं हमारा आईना कि हाँ ठीक है हम ऐसे हैं, पर मुझे वही तो मॉडिफाई करना है अभिषेक। मतलब उसी समस्या में जो आप कह रहे हैं, मैं शांति से प्रेम से भी रास्ता निकाल सकता हूँ, ये मुझे अपने भीतर लाना। जैसे एक हमारी इमोशनल इम्यूनिटी होती है, तो वो कहाँ ब्रेक डाउन होती है। हो सकता है कि सामने वाले ने अभी गाली दी और मेरा इमोशनल बैलेंस टूट गया और मैं बिखर गया और मैंने भी उसे 10 गाली दे दी। पर कहीं ऐसा है कि अभी मैं सहन कर सकता हूँ 100 गाली तक, और मैं उसमें से सॉल्यूशन क्या निकालता हूँ, मैं रास्ता क्या निकालता हूँ। जैसे गूगल मैप होता है ना, वो रास्ता निकालता है, वो गाली नहीं देता, वो चिढ़ता नहीं है। हम गलत चले जाएंगे तो बोलते हैं ठीक है अब आगे से यू टर्न ले लीजिए, फिर गलत करेंगे तो बोलेंगे ठीक है वहां से घूम के आ जाइए, तो चिढ़ता नहीं है। तो किसी भी कंडीशंस में यदि मैं पीस में हूँ तो मैं रास्ता निकालता हूँ, हम रास्ता निकालते हैं। सामने वाला बहुत खराब बिहेव कर रहा है बाई दी, तो या तो हम हट जाएंगे, या हम दूर हो जाएंगे, या हमें गुस्सा भी करना जरूरी लगता है तो हम गुस्सा भी करें, पर तब हम उसको बाहरी गुस्सा करें। मैं भीतर से, एक मैंने शब्द प्रयोग करा था कि हम इम्बैलेंस तो नहीं हो रहे, हमारा धैर्य तो नहीं छूट, वो इम्पोर्टेंट। जो अर्जुन को युद्ध करने के लिए कृष्ण जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। तो डजेंट मीन के धनुरासन में आके तीर चलाओ। योग में रह के युद्ध करो का मतलब ऐसा नहीं है कि भुजंगासन करके तीर चलाए ना। एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो एक मेंटल स्टेट है कि तू युद्ध कर, तू अपने दादाजी को भी तीर चला, तू अपने भाइयों पे भी तीर चला, पर तेरा माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। आप जो कह रहे हो अभिषेक, वो स्थिति ऐसी है, ये तब घटता है जब इम्बैलेंस हो जाता है।
कि अब तो ऐसे ही निपटना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। पर युद्ध की भीषण परिस्थिति में भी अर्जुन संतुलन से रास्ता निकालता है। ऐसे नहीं कि संतुलन छूट नहीं रहा उसका, तब भी छूटता है। कृष्ण को पूरे समय उसके पास रहना ही है, तभी वो उसको चला पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि गीता सुना दी तो अब अर्जुन पूरे 18 दिन अच्छे से लड़ लेना ना, वो तो बार बार डिस्टर्ब हुआ, कृष्ण ने बार बार संभाला। तो हमारे जीवन में बार बार इम्बेलेंस के क्षण आते हैं, पर वो इमोशनल इम्यूनिटी की रेंज मेरी कितनी बढ़ती जाती है, मैं कितना टॉलरेट कर लेता हूँ, वो तो मेरी कैपेसिटी है ना, वो सामने वाले की नहीं। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ा सकता हूँ, ये पूरा उस पर डिपेंड करता है। समाज ऐसा है वो तो मैं मान रहा हूँ ना, पर मैं कैसा हूँ, जो मैंने आपको प्रहलाद एग्जाम्पल दिया है ना, उससे विकट स्थिति किसी के सामने हो नहीं सकती कि उसका पिता उसको कह रहा है कि तुझे आग में डाल दूं, तुझे हाथी के पैर के नीचे डाल दूं, पर वो कह रहा है ठीक है आप डाल दो, आज मरना है तो आज ही मरूंगा, आप कुछ कर नहीं सकते, और आज नहीं मरना है तो आप मार नहीं सकते मुझे। तो ये जो उसका फेथ है, ये हमारा नहीं है ना। तो मेरी जिम्मेदारी पर्सनालिटी की, मेरी जो मैं कह रहा था ना कि मैं शांत रहूं इस विकट स्थिति में, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे गुस्से की चाबी मैं तुम्हारे हाथ में क्यों दूंगा, मेरे मेरे जो साथी कर्मचारी है उनके हाथ में क्यों दूं। तुम मुझे चिढ़ाओगे तो उससे मैं चिढ़ जाऊंगा, तो ये तो मेरी चाबी तुम्हारे हाथ में होगी ना, तो मैं नहीं दूंगा। अब मैं कुछ कुछ ठीक कह पाया, आप ऐसे ही कुछ कह रहे थे, है बिल्कुल ना? सही। ठीक है। मुझे तो कुछ कहना है। हाँ हाँ जी। हाँ, मेरा ऐसा कहना है कि अभी के समय में भी कई लोग ऐसे हैं जो सत्य बोलते हैं। इस सेशन में भी कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ। प्रवीण है, रजनीश है, नचिकेता है, परिता है, रंजीता जी हैं। मैं इतना जानती हूँ कि ये लोग सत्य नहीं बोलते हैं। हम जैसा चाहेंगे वैसा हम जी पाएंगे। हमारे चाहने भर की देर है। ठीक है। तो हमारे चाहने भर की देर है, अभिषेक ये ठीक कह रही है, सही बात है। हमारे चाहने भर की। करेक्ट करेक्ट। जय श्री कृष्णा सर, तिलक बोल रहा हूँ। हाँ तिलक, जय श्री कृष्ण। सर आपने अभी समझाया अभिषेक जी को कि बार बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं। हम जैसे अर्जुन बार बार युद्ध के स्थिति में घबरा गए थे, इम्बैलेंस हो गए थे। तो हमारे जीवन में भी कई ऐसी सिचुएशन आती है, पर हर सिचुएशन में हम उससे निकल के और उससे बाहर आ जाते हैं। पर उनके जीवन में तो कृष्ण थे उनको संभालने के लिए। हमारे जीवन में भी कई ऐसे लोग हैं जो संभालते हैं, पर ऐसे कुछ उपयोग हैं जो खुद के लेवल पे हम अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। हाँ है ना तिलक, योग तो है ही। तुम यही पूछ रहे हो ना कि ऐसे कोई टूल्स हैं क्या जिससे हम बढ़ा सकें। सर आपका वॉइस नहीं आया मुझे। तुम यही पूछ रहे हो ना कि ऐसे कोई टूल है क्या कि हम अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ा सकें। जी जी जी। हाँ है ना। जो दीदी ने कहा कि हमारी इच्छा तो हो, पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इच्छा हो, उसके बिना कुछ नहीं होता। योग करके भी कुछ नहीं होगा, यदि इच्छा नहीं है करेक्शन की तो योग से भी कुछ नहीं होगा। मैं इससे बहुत सहमत हूँ। तो पहली चीज की इच्छा हो कि मैं इस चीज को अपने भीतर डेवलप करना चाहता हूँ, तो फिर हमें मिलते हैं वो भक्ति से, वो मंदिर से, वो पूजा से, वो योग से। मैंने कहा ना, कोई भी इंडिक अप्रोच, वो नृत्य हो, वो गायन हो, वो वादन हो, जो मुझे सूट करता है। और योग एब्सोल्यूट है, योग सबको सूट करेगा। मतलब योग मार्वलस डिजाइन है पतंजलि जी का कि वो आप जहां हो वहां से धीरे 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 आपको उठा के डिवाइन की जर्नी पे ले चलेगा। ऑटोमेटिक होगा तिलक। तिलक का तो एक्सपीरियंस भी है वैसे कि वो जी सडन सर, चेंज नोटिस करता है तिलक ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आप ही के द्वारा योग के माध्यम से ही वो चीज एक्सपीरियंस की है सर। जो टॉलरेंस लेवल वाली बात है ना, मतलब अगर हम, मतलब योग पे मेरा जो भरोसा है वो ऐसा है कि अ, वो अब वो डगमगा नहीं सकता, मतलब ऐसा है, मतलब उसमें मैं बहुत बहुत श्योर हूँ, क्योंकि मैं खुद के और कईयों के एग्जाम्पल से अब इसमें बहुत श्योर हो गया हूँ
कि जब आप योग कर रहे होते हैं ना, तब आप अलग होते हैं, आप बदल जाते हैं, आपको गुस्सा आता नहीं, आप इम्बेलेंस्ड होते नहीं है। और जब आप योग नहीं कर रहे होते हैं ना, तब आप वास्तव में अलग होते हैं। यानी योग हमें बहुत संभाल के रखता है, यानी योग वरदान है हमारे लिए। पतंजलि जी का कह लें, हमारे पुरखों का, ऋषियों का कह लें, वो कृपा है उनकी बहुत बड़ी। पर हाँ, योग योग के रूप में होना चाहिए। वो एक्सरसाइज के रूप में हुआ तो कचरा है, कोई मतलब नहीं है। यदि योग योग के रूप में हो रहा है तो आप सडन चेंज नोटिस करेंगे अपने बिहेवियर के लेवल पे, सडन चेंज नोटिस करेंगे। मतलब मैं जान रहा हूँ अपने साथ करे हुए बच्चों में कि जब वो योग कर रहा था तो एकदम अलग था। उसने बोला कि मैं अपनी फैमिली में गया और मैं ही चौंक गया कि मेरा बिहेव क्या हो गया। मैं उस घटना को पूरा शेयर नहीं कर रहा हूँ, केवल ध्यान दिला रहा हूँ। और जब योग बंद हुआ और तब वो अपने गांव गया तो बहुत अजीब घटना घट गई। जैसा वो नहीं था वैसा घट गया, नहीं होना चाहिए था वैसा घट गया। तो योग हमें बहुत संभाल के रखता है, ये हमें बहुत सत्व में शिफ्ट करते जाता है। तो मुझे तो लगता है जैसे हम रोज भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, वैसे रोज योग करना मस्ट है। यदि आप बहुत रियल आई होना चाहते हैं तो योग तो मस्ट कीजिए, बिना नागा करे कीजिए, बहुत जरूरी। तो तिलक योग तो बेस्ट है, उसके मतलब वो तो कर हमें हमें गजब कर देगा योग, वो सबसे अच्छा टूल है। ठीक है सर, समझ में आया मुझे। थैंक यू। हाँ, प्रणाम सर। जी भाई साहब, कमल जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बिटिया कुछ पूछना चाह रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम सर। हाँ नमस्ते बेटा। ये सर, जैसे आपने बताया कि हम तमस से रजो के गुण और रजो और फिर रजो से सत्व के और बढ़ते हैं, तो एक समय बाद हमें इन तीनों के परे भी तो जाना ही है ना? एक समय बाद इन तीनों के परे भी जाना ही। हाँ हाँ, इन तीनों के परे, मतलब वो बात जो तुमने पूछी वो गहरी है। इन तीनों के परे जाने की बात अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम टोटल सत्व में शिफ्ट नहीं होंगे, मतलब वो वर्डली नहीं है, शब्दों हाँ। में समझाना कठिन है उसको। क्योंकि जब हम सत्व अ, में शिफ्ट हो जाएंगे तब भी बाकी दोनों गायब नहीं होंगे। क्योंकि जब इनमें से एक भी गायब होगा तो हमारा एग्जिस्टेंस गायब हो जाएगा। तो जब तक एग्जिस्टेंस है तब तक हमें सत्व भी चाहिए, रज भी चाहिए, तम भी चाहिए। पर डोमिनेंट हम सत्व को करना चाहें। और जब हम सत्व में हो जाते हैं, सत्व डोमिनेंट हो जाता है, फिर आपकी यात्रा आपके हाथ में नहीं रहेगी। उसके बाद में कोई आपको ले जाएगा। जो उससे परे जाने की बात है, हम गुणातीत जब होने की बात करते हैं, हाँ। तो जब गुणातीत होना है तो वो हमारे बस का नहीं, हमारी बॉडी के बस का, हमारे इंद्रियों के बस का नहीं है। पर हाँ, ये सत्व में जाने तक हमारे हाथ में। उसके आगे जो होगा वो, अगर हम, हमारा चित्त हमें ले जाएगा या हमारा गुरु हमें ले जाएगा, कुल मिला के ईश्वर हमें ले जाएगा आगे की यात्रा। जी। तो तुम्हारा प्रश्न बहुत एडवांस लेवल का है, पर तुम मेरी आप बात से संतुष्ट हो? आपसे हमेशा बहुत इच्छा रही है लॉकडाउन से ही बात करने की या मिलने की। कुछ पूछने थे, लेकिन अब मैं क्लास में बैठूंगी। ठीक है। थैंक यू। ये जो जर्नी है, ये जर्नी जो मैंने केवल तम रज सद की बात करी है, पर जर्नी मुक्ति तक की है। और ये मुक्ति तक की जर्नी जो है, उस तक की बात करना तो भी ठीक है नहीं, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ ना, अल्टीमेटली उस यात्रा का मैं भी पथिक हूँ। मैं वहां पे नहीं हूँ तो मैंने कहना भी नहीं चाहिए। हाँ, पर इतना भरोसा है कि यात्रा वहां तक ले जाएगी, ले ये ले जाए। जाती है। पर एक लेवल तक हमारे हाथ में होता है, आगे हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जी। वैसे हमेशा ही हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, भगवान ही चला रहा होता है। पर इस यात्रा में भी एक लेवल तक तो हम कर सकते हैं, उसके आगे फिर वो कोई आ जाता है हमें गाइड करने वाला, कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला। जो तिलक ने बोला कि कृष्ण तो नहीं है पर वैसे बहुत है, कृष्ण ही आके बैठ जाएंगे और वही चला जाएंगे, चलो बेटा आगे की यात्रा मेरे साथ। ऐसा ही होगा, है ना? जी। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज सर? जी जी भैया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग।
थैंक यू सर। ठीक है। आकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ कोमल जी, आ रही है आवाज। हाँ, नमस्ते। मैं ये कह रहा था कि जो सत्व रज और तम है, ये कैसे जाने कि हमारे इसमें हम में किसकी प्रधानता है, और सत्व तक उसकी प्रधानता बढ़ाई जाए, इसके लिए क्या करना है? एक तो ये है। दूसरा, मेरा योग में तो बड़ा मन लगता है, पर में ध्यान और प्राणायाम में ज्यादा मन नहीं लग पाता, मतलब ज्यादा देर बैठ नहीं पाता उसमें। करना। उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, ठीक प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा देखो, मैं उसके पहले कह दूं कि हम टाइम लिमिट को क्रॉस कर गए हैं। तो आप में से किसी को भी यदि लीव करना है तो वो लीव कर सकते हैं, पर अभी थोड़ा प्रश्नोत्तर यदि है तो हम करते हैं। तो कोमल ने बहुत ठीक प्रश्न पूछ लिया है कि इसको पहचाने कैसे। यदि कोई देखेगा बाहर से तो सात्विक आदमी और तामसिक आदमी एक जैसे दिखेंगे। बहुत तामसी आदमी और बहुत सात्विक आदमी, दोनों दोनों हिलना ही नहीं पसंद करेंगे, दोनों बोलना ही पसंद नहीं करेंगे, दोनों एक जगह बैठे हैं बस। तो घोर तम में और घोर सच में आउटरली आप एक हैं, पर उन दोनों का जो सोर्स है वो अलग है। सत्व में प्रकाश है, सत्व में शांति है, स्थिरता है, और तमस में जड़ता है, भारीपन है, आप हिल नहीं पाते। उसको अगर बहुत मोटा मोटा अपन बोलते हैं तो जब हम बहुत भारी फील कर रहे हैं, हम डिप्रेशन फील कर रहे हैं, हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, हम आलस्य फील कर रहे हैं, हम प्रमाद फील कर रहे हैं, हम गुस्से में हैं, ये सब तमस की क्वालिटी है। हम हिलना नहीं चाह रही हैं, तमस की क्वालिटी है। रजस है, हम हाइपर एक्टिव हैं, हम बहुत ज्यादा एक्टिवेशन के मोड में रहते हैं, हम बहुत डायनेमिक बिहेवियर करते हैं, हम बहुत एग्रेसिव रहते हैं, एग्रेशन में है, ये रजस की क्वालिटी है। और जब हम सत्व में होते हैं तब हम बहुत शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं, करुणा से भरे होते हैं। ये सत्व की क्वालिटी है। तो ये गुणों के आधार पर कोमल, हम मतलब मेन गुण तो तीन ही हैं, पर इनका जो एक्सप्रेशन है वो इस रूप में है। सत्व है तो प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में, शांति के रूप में, ममत्व के रूप में प्रेम, सत्वगुण हमें दिखाई देगा। जो तमोगुण है वो क्रोध के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में, गुस्से के रूप में, हिंसा के रूप में तमोगुण हमें दिखाई देगा। तो कोई वायलेंट है तो आप मान जाइए तमोगुणी है। योग ये नहीं कहता कि हिंसा छोड़ दो, योग ये कहता है कि चलो योग करो, वो अपने आप छूटेगी। ठीक है कमल जी। ध्यान करने का मन नहीं होता है, प्राणायाम का मन नहीं होता है, तो नहीं ही करना चाहिए। क्योंकि जितनी उथल पुथल है, आप ध्यान के लिए बैठोगे तो वो बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। हमें पहले आसन ही साधना है, देन प्राणायाम। पतंजलि महाराज कहते हैं तस्मिन सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। तो वो कहते हैं तस्मिन सति यानी आसन की जय के बाद प्राणायाम। तो जब तक आसन जय नहीं होंगे तो आप प्राण पर काम नहीं कर पाएंगे, बेचैनी बढ़ेगी। तो पहले शरीर स्थिर हो आसनों से, फिर प्राणायाम के लिए आप रेडी होंगे, तब फिर हम प्राण पे काम करेंगे। और जब श्वास स्थिर होगी प्राणायाम से, तब ध्यान पर बढ़ेंगे, तब मन स्थिर होने की तैयारी होगी। तो अभी हम जिस लेवल पर हैं उसी पर काम करना चाहिए। सीधे हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए पीजी की एग्जाम देंगे तो हमको लगेगा अरे ये क्या पूछ लिया, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं, स्टेप से ही आगे बढ़ना चाहिए। बाकी जो लोग सीधे ध्यान सिखाते हैं वो मुझे समझ नहीं आता, वो वास्तव में कुछ प्रत्याहार सॉरी धारणा जैसा कुछ कराते हैं। वो ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि ध्यान कराया नहीं जा सकता, वो होता है और हर एक का अलग अलग होता है। उसमें आपके प्रारब्ध, ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा, इससे ही ध्यान होता है। और फिर हमारी जर्नी, ऐसे गुरु हैं जो आपको सामने बिठाएंगे और ध्यान लग जाएगा। ठीक है, एक मिनट आप थोड़ा आपका माइक पास करके बोलिए कोमल जी। ये कोई और बोल रहा था। अच्छा, कोई और कह रहा था, ठीक है।
तो आया ध्यान में, मोटा मोटा इन गुणों से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे और हम धीरे धीरे शिफ्ट होंगे। पहले आसन सधें, देन प्राणायाम और ध्यान। अमित कुछ कहना चाह रहे हो क्या? हरिओम आकाश जी। हाँ हरिओम, कौन बोला? मैं बोल रहा हूँ अमित? जी। अमित, हाँ ठीक भाई साहब जय श्री राम, प्रणाम, चरण स्पर्श आपको। है। हरिओम मुझे लगा अमित ने कैसे हरिओम। अच्छा अमित, अमित बोलो। आनंद आ गया आज सुन करके। अच्छा अमित एक मिनट। हाँ स्वामी जी हरिओम। हाँ, मेरी बोलिए, आप आवाज आ रही बोलिए। है आकाश जी? आ रही है, अब ध्यान में आप बोलिए जी। आज बड़ा आनंद आया सुन करके। धूम चल रही है मतलब आपकी। आपका प्रेम। साधु माँ सुन रही थी, फिर बाद में मैं बाहर से आया, उनको ज्वाइन करवा के चला गया था, तो मैंने कहा अच्छा, चलो अभी थोड़ी बात कर लेता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग हैं, सभी को नमस्कार, प्रणाम। जो बोल रहे हैं अभी ये मेरे मित्र भी हैं और क्रिया योग के बड़े गुरु भी हैं, और इनका बड़ा प्रेम है। तो मुझे अच्छा लगा आपने सुना। और मैंने लिंक बहुत सारे लोगों को भेजी भी थी कि आप हाँ वो लोग जुड़े। सुनो। अमित कुछ पूछ रहे हो? पहले अनम्यूट करो अपने आप को। आकाश जी, मैं लीव करूंगा क्योंकि जी मेरा भी जी ऑनलाइन मेडिटेशन है, फिर जी हम बाद में बात करते हैं, है ना? जी 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 जी। ठीक है, हरिओम। चलो, हरिओम हरिओम। 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 कुछ नहीं अमित, भाई हाँ साहब, चरण स्पर्श प्रणाम कर रहा था मैं तो आपको। हाँ हाँ, अच्छा मतलब शायद आपसे आपको याद करता हूँ, ध्यान करता हूँ, बात करता हूँ, मतलब सोचता हूँ तो ही शायद हल निकल जाते हैं मेरे को। और मैचिंग इतना है कि देखो मैं कोई अनायास ही बैठा हूँ, कलर भी आप देखो, आप में और आप। ठीक है। मेरे को इसलिए इसलिए बहुत देर से मैंने जब जैसे ऑन किया तो मैं थोड़ा सा मुझे मुस्कुरा, अच्छा लगा, ठीक बहुत है अच्छा अमित, लगा। बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ ऐसा मैं। तो सारी बातें उतरी, समझ में आई। जी भाई, ठीक है। आपकी बातें तो उतरी मतलब ठीक है भाई साहब, कंटिन्यू आप ठीक है देखिए, मैं अमित, ठीक है, ठीक। प्रणाम। हाँ ठीक, प्रणाम। ओके। ठीक है, ओके करें, पूरा करें। करण कुछ कह रहे थे तुम शायद, हाँ। मेरे दो क्वेश्चंस थे। एक हाँ तो ये था कि मेरा मन तो ज्यादा प्राणायाम और प्राणायाम के बाद जो अनुभव होता है उसमें ज्यादा मन करता है। आसन में बहुत ज्यादा करने का मन लगता है, क्योंकि आसन करने जाओ तो ढंग से करने में आधा घंटा लग जाएगा, इससे टाइम नहीं बचता है। फिर प्राणायाम कितनी देर करा जाए, प्राणायाम का टाइम कम हो जाएगा, फिर ध्यान के लिए जो टाइम बचता है वो और कम हो गया। तो मैं स्किप करने की कोशिश करता हूँ, लाइक कि वो टाइम कम हो जाए तो मैं अगले स्टेप मूव ऑन कर सकूँ। शायद ये रजस वाली क्वालिटी है, मुझे नहीं पता। नहीं ठीक है। दूसरा, हम्म, हाँ जी, ये तो प्रैक्टिकल दूसरा, प्रॉब्लम है, इसमें से धीरे धीरे रास्ता निकलेगा। हाँ जी, दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे मैं भी योग को किस तरीके से अप्रोच करता हूँ, कि जो पतंजलि सूत्र देते हैं उसमें वो योग बताते हैं कि ये है क्या, जो चित्त से मृत्यु का निरोध है, और उसके बाद जो दृष्टा देखता है वो योग है। तो मतलब मैं जस्ट उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्या ये एक सही श्रद्धा युक्त मतलब डायरेक्शन है, या योग को किस तरीके से देखना चाहिए? योग दर्शन है हमारा, और मैंने जो कहा कि वो मुक्ति की ओर ले जाता है, तो हमें उसी रूप में देखना चाहिए। पर वो शुरुआत यहाँ से कर देता है, यम नियम आसन से। तो योग हम जहाँ है वहां से हमें लिफ्ट कर देगा, हम और आगे बढ़ना चाहेंगे वहां से लिफ्ट कर देगा। मतलब इतना अद्भुत है, आपको कमर कंधे दर्द से लेकर के उसको ठीक करने से लेकर के मुक्ति तक की यात्रा योग के पास है। मतलब उसके पास में सारा सॉल्यूशन है। कमर दुख रही है तो भी योग आपको रास्ता बता देगा, आपको शुगर बीपी है तो भी योग रास्ता बता देगा, और आपको मुक्ति की ओर बढ़ना है तो भी योग रास्ता बता। अल्टीमेटली वो दर्शन है। मतलब जब हम पतंजलि योग सूत्र पे जाते हैं तो उन्होंने उसके चार पाद, चार अध्याय उसके, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। तो समाधि पाद में वो सारी ये जो हम बातें कर रहे हैं, मुक्ति और ये सारी वैराग्य और अभ्यास, इन सब की बातें करते हैं। और साधन पाद में वो हमें टूल देते हैं कि चलो यहां से आप आगे बढ़िए। तो वो टूल्स हमारे काम के, अष्टांग योग उसमें से। और अष्टांग योग में से हम आसन प्राणायाम पर ज्यादा काम करते हैं।
मतलब पतंजलि के सूत्रों में से हम तो 8-10 पर ही काम करते हैं। और आसन में भी पतंजलि ने डिटेलिंग नहीं करी आसन में। फिर बाद में जो ऋषि हुए हैं, नाथ समाज का उसमें बड़ा रोल है। उसमें हठ प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, इन ग्रंथों की सहायता लेकर के आसनों की डिटेलिंग हुई है। पतंजलि महाराज ने नहीं करी है। पर यह है कि हम आसन को योग के पार्ट के रूप में अगर पकड़ लेंगे तो आसन से भी मुक्ति की यात्रा, मतलब वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, वो यात्रा हो जाती है। कि हम अंधेरे में सफर कर रहे हैं, गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर दी, तो अंधेरे का सफर भी सैकड़ों किलोमीटर का सफर हो सकता है। बस वैसी जर्नी है। तो वो हेडलाइट है हमारी योग, हम जहां तक जाना चाहेंगे वहां तक ले जाएगा। तो अप्रोच हम जो रखना चाहें वो रखें। हाँ, पर एक जो डर है इस जर्नी में, हम जब योग की फिलॉसफी पकड़ते हैं तो जाने अनजाने हमसे प्रैक्टिकल छूटता है, हमारे आसन छूटते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि वो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि फिर हम केवल इंटेलेक्चुअल चर्निंग करते रह जाते हैं और वो किसी काम की नहीं है, वो हमारा नुकसान करती है। तो जो काम का है वो फील है, वो अनुभूति है। तो आप ध्यान में कितना भी आगे बढ़ जाएं, पर आसन स्कीप नहीं होना चाहिए। अभी कलयुग में तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहाँ गिर पड़ेंगे आपको नहीं पता। मतलब जितना इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, आपके गिरने के, बिखरने के चांस उतने बारीक बारीक होते चले जाएं। तो हम ना गिरें, उसके लिए आसनों को बहुत पकड़ के रखने की आवश्यकता। बहुत मतलब बहुत, अभी मेरे बहुत का मतलब समझ में नहीं आएगा। जितना आगे बढ़ेंगे उतना उतना उसकी बारीकी समझ में आएगी कि यह हमें भयंकर संभाल के रखता है, ऐसा है। तो आसन तो नहीं छोड़ना है कभी, उसको तो देना ही है समय। ठीक है, कोई और विशेष? रंजिता जी पूरे समय मुस्कुराए। अजय जी कुछ कह रहे हैं, कहिए। हाँ, मैं कह रहा था जैसे आसन का जो विषय है, हाँ, तो आसन आ रही आवाज आ रही? बिल्कुल साफ। हाँ, जिसे अपन आसन नहीं छोड़ रहे, मेरे तो आसन छूट गए जैसे, थोड़ा सा ये ये है, समय अच्छे, की भी दिक्कत आती नहीं ये है। अच्छी स्थिति है कि छूट गए। आप बोल रहे छोड़ना नहीं चाहिए, तो वही मेरे लिए थोड़ा सा संशय वाला विषय है। वो मेरा ऐसा अनुभव है, हर एक का अलग अलग होगा, पर मेरा हाँ। ऐसा मानना है, अनुभव है, और मेरे साथ औरों के साथ, हम्म कि जैसे ही आसन छूटते हैं तो एक समय तक हमें वो जो चीज है वो संभाल के रखती है। हमारा प्राणायाम और ध्यान हम्म हमें संभाल के हम्म रखता है। हम्म पर अभी के संसार में व्यवहार करने के लिए हमारे भीतर रज तत्व की आवश्यकता है। जब हम्म आसन छूटते हैं तो हमारा रजोगुण छूटता है, तो हमें संसार में व्यवहार करना कठिन हो जाए। हम्म तो हमें अभी पूरा वैरागी नहीं होना है ना। ये तो सही, हो भी नहीं पाते हैं। हो भी नहीं पाते, तो फिर हमारे भीतर स्ट्रगल चलता है। हाँ। मन संसार से भाग रहा है, पर आवश्यकता संसार में बने रहने की भी। तो हम मिसमैच होते हैं, हम व्यवहार नहीं कर पाते, हम हाँ, फिर फिर उस, अंतर्द्वंद तो प्रारंभ रहता ही है ना। तो वो एक अलग लेवल का इरिटेशन होता हाँ। है। शुरुआत में व्यवहार के लेवल पे इरिटेशन है, पर ये जो एक बार उस दिशा में आगे बढ़ने के बाद की इरिटेशन है वो बड़ी खतरनाक है। कि मन भागने को तैयार है, पर हम्म व्यवहार हमें भागने नहीं दे रहा है। तो हम्म हमें बीच का रास्ता निकालना है, हमें योगेश्वर कृष्ण का रास्ता निकालना है, कि युद्ध में भी है और हम्म संतुलन में भी है। हम्म तो उसके लिए आसन हमें बहुत संभाल के रखना, हमारा हम्म जो आवश्यक रजोगुण है वो हम्म बनाए रखना है, और वो आसनों से संभव है। अच्छा वो अच्छा, हाँ, ये वो तो छूटते ही अलग यात्रा पे हम डाइवर्ट होने लगते हैं, और हमारा व्यवहार जगत उसकी परमिट अगर नहीं कर रहा है तो भीतर की हम्म। बेचैनी बहुत खतरनाक हाँ, वो अंतर्द्वंद तो है। है। हाँ। हम्म तो अब आपको आई ना बात ध्यान में, कि मैं इस लेवल पे भी कह हम्म। रहा हूँ कि आसन को संभालना बहुत जरूरी है। हाँ, वो अंतर्द्वंद तो चलता ही है ना उसके चक्कर में, क्योंकि करना चाहते हैं उसके कारण चिड़चिड़ा अपनाएगा ही आएगा, क्योंकि हम चाहते कुछ हो और करना कुछ पड़ रहा है, तो द्वंद तो पैदा हो, अंदर कुछ तमस, और बाहर कुछ। जैसे तमस इरिटेट करता है कि आलस में से छूटने को तैयार नहीं है, वैसे अगर हाँ। हम केवल सत्व में जब जाने लगते हैं तो
वो भी इरिटेट करता है, हमें रज में जाने से रोकता है। पर हमें जो हाँ। सामान्य व्यवहार जीवन चाहिए, उसके लिए आसन नहीं छोड़ना है। थोड़े ही आसन करते हमें वो अंतर ध्यान में आएगा कि हम हमारा बिहेवियर नॉर्मल हो गया, वो आएगा ध्यान। चलो, ये अच्छी चीज सीखने को मिली। ठीक है। ठीक है। मुझे कुछ पूछना था भाई साहब। हाँ दिलीप, बिल्कुल। भाई साहब, मैं लगातार लंबे समय से कर भी रहा हूँ और उसमें लगभग स्थितियां बहुत अच्छी सुधरी भी है, और लगातार ऐसी स्थिति हो रही कि मैं उसमें समय और बढ़ता ही जा रहा है। आसन चाहकर भी, प्राणायाम चाहकर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। और जब वो छूटता है तो भयंकर बेचैनी होती है, मतलब बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं उसके बिना। करना ही पड़ता है उसको। ठीक है, तो करना ही चाहिए। उसमें नींद ही कम करना पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। कम सोया जाए और बाकी समय आसन प्राणायाम को दिया जाए, यही ऑप्शन बचता है। ठीक है दिलीप, अब और कुछ है अगर, तो फिर अब मुझे लगता है कि हम पर्सनली बातचीत में कर लेंगे, क्योंकि अब 1.5 घंटा होने आया है हमारे सेशन को, तो अब इसको यहाँ पर हम विराम देते हैं। हमारी ऑनलाइन, मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को।